गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल केतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज सॉरी वसंत भाग 3 से पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम पृथ्वी की संतान हैं, जो केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से ये चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम केवल पढ़ने के लिए हम पृथ्वी की संतान उसका अध्ययन करेंगे, जिससे आपका जो जनरल नॉलेज है वह भी बढ़ेगा और हम इससे बहुत जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट हम निकाल लीजिए पेज नंबर जिसका है 106 106 पेज नंबर। हम पृथ्वी की संतान। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक कहाँ पर हुई थी? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुई थी। अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का संदेश दिया था। इस अवसर पर जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, यानी उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी कौन करते थे? उनके बेटे थे वो। और राहुल गांधी है वो कौन है? उनके पोते हैं। तो वो उनकी जो राहुल गांधी भी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि तो वो क्या लगते थे? इंदिरा गांधी के पोते हैं वो, और राजीव गांधी उनके बेटे। तो उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। तो इस दिवस की स्मृति में यानी इसको याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष यानी हर साल हम 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था पृथ्वी को बचाओ। सन 1992 को रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। और उसका उद्देश्य क्या था कि हमें मात्र अपनी पृथ्वी को बचाना है। हम पृथ्वी की संतान हैं और हमें इस पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाना है। इसका इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य यही था। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, जल नामक पंच तत्वों से हुई है। और अब इसमें से अपना प्रश्न बना कि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारी प्रकृति का एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, इसके 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल है। एक तो है जैविक और एक है अजैविक। जैव मंडल का निर्माण किससे हुआ है? भूमि से, गगन से, अनिल से और अनल से और जल नामक पंचतत्वों से हुआ है। अब इसमें 2 प्रश्न बन गए अपने कि जैविक मंडल
पृथ्वी हम पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। जैव अजैव की विविधताओं के बीच रहते आए हैं और इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का जो निश्चित सामंजस्य है और सह अस्तित्व है, इन्हें जो समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। पर्यावरण किन दो शब्दों के योग से बना है? परि प्लस आवरण, और इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, आवृत किए हुए हैं। इन जो परि और आवरण का जो सम्यक अर्थ है, वो मिला हुआ अर्थ है, वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, आवृत किए हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। प्रकृति और मानव का बीच का जो मधुर सामंजस्य और बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। क्योंकि है हमारी जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, इससे हमारी भूमि की खपत हो रही है ज़्यादा। हमें भूमि चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारी पृथ्वी है वो पेड़ों से विहीन हो रही है, यानी पेड़ है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए जो स्थान चाहिए वहाँ पर मकान बनाते हैं, तो जहाँ पर पेड़ हो गए उन पेड़ों की कटाई हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी है वो पेड़ से विहीन हो रही है, और जो पर्यावरण प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस कारण हमारी जो पृथ्वी है वह घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है, और ये जो हमारा असंतुलन बढ़ रहा है यह प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध की समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मार्स, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। अब ये बता रहे हैं कि विश्व भर में हमारा जो संपूर्ण विश्व है इसमें क्या हो रहा है? वनों का विनाश हो रहा है, नई वनों की कटाई हो रही है। अवैध एवं असंगत उत्खनन की जो अवैध रूप से लोग हैं उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि की कोयला है, पेट्रोल है और डीजल है, इनका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और निरंतर जो उपभोग के साधन हैं वो बढ़ रहे हैं। इस कारण जो पेट्रोल और डीजल है वो भी अत्यधिक मात्रा में उसकी भी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में खपत हो रही है। और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार, और कल कारखाने यानी हमारे देश के विकास के नाम पर कल कारखाने हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, और जो मानव सभ्यता के महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी जो मानव सभ्यता है वो महाविनाश की ओर खड़ी हुई है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। यह असंतुलन से लेके लाकर खड़ा कर दिया यहाँ तक। यह आपके जो पर्यावरण प्रदूषण यदि जो आता है निबंध आता है तो इसमें आपके बहुत काम आएगा कि किससे इन शब्दों से बना है और इनसे क्या हानि हो रही है, और तो आप इसके ये काम में आएगा। विश्व की प्रसिद्ध नदियां, अब पूछे कि विश्व की प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी है, तो विश्व की प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मार्स, टेम्स जैसी नदियां। तो इसको कर लीजिए नदियां तक कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी है, तो टेम्स जैसी नदियां तक आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। पृथ्वी जो ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की मोटी परत है, यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है और जिससे सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणें रोक ली जाती है। किंतु
पृथ्वी के ऊपर जहरीले गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाहरी अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अपना ये भी प्रश्न उठ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि हमारी जो वायुमंडल में ओजोन गैस की एक मोटी परत होती है, यह हमारी पृथ्वी की जो रक्षा कवच की तरह है, जिससे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वह ये ओजोन परत है वो रोक लेती है कि बिंदु जो पृथ्वी के ऊपर है वह जहरीले गैसों के बादल अत्यधिक रूप से बढ़ जाने के कारण सूर्य की जो अनावश्यक किरणें हैं वो बाहरी अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं हो पाती, जिससे क्या हुआ कि जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसे छोटे बड़े जो द्वीप समूह होते हैं महाद्वीप के हैं, वो तटीय क्षेत्रों को डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये आपके बहुत ही पर्यावरण प्रदूषण अगर निबंध आता है, पत्र आता है इससे रिलेटेड, तो ये आपके बहुत काम में आएगा। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकती हैं। और यदि यही इसी प्रकार धरती से जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो ओजोन परत उसको रोक नहीं पाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और तटीय क्षेत्र के डूब जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुंबई जैसे महानगर है वो प्रलय की गोद में समा जाएंगे। यानी ऐसा होगा कि जो पूरा मुंबई है वो पूरा का पूरा समुद्र में समा जाएगा। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। कि वो कह रहे हैं कि ये स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर है वो एक तो प्रलय की गोद में समा जाएंगे। दूसरे, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता की जो अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाली जो ग्लेशियरिंग है या तो वो लुप्त हो जाएंगे या लुप्त होने की ओर बढ़ते जाएंगे। और जो अमृत वाहिनी गंगा है जो अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे है वो खिसक जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? जैसे बाढ़ है, बाढ़ का आना और क्या हो सकती है प्राकृतिक आपदा? देवांशी, बाढ़ आती है तो ये प्राकृतिक आपदा ही है। प्राकृतिक, हाँ, तूफान आते रहते हैं बार में, बाढ़ पाना, अत्यधिक बारिश आ जाती है। तो इस कारण क्या होता है, इन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं कि बाढ़ का आना, तूफान का आना, अत्यधिक बारिश का होना, कहीं बादल फट जाना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। विश्व विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बन रहे हैं। पर्यावरण, अब यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है कि लाखों लोग शरणार्थी कैसे बन चुके हैं? क्यों बन चुके हैं? क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग हैं वो शरणार्थी बन गए। शरणार्थी यानी क्या होता है? बेघर हो जाते हैं और जो दूसरों की शरण में चले जाते हैं वो शरणार्थी। जैसे मान लो वहाँ पे इंग्लैंड में या कोई पाकिस्तान में मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ उनका घर से वो बेघर हो गए तो हमारे भारत में आए और वो यहाँ पर रहने लगे तो वो हमारे क्या हो गए? शरणार्थी हो गए, क्योंकि हमने उनको रहने के लिए स्थान दिया है। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है,
माता भूमि पुत्रहं पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। हमें इससे प्राकृतिक संसाधनों के से बचने के लिए क्या करना होगा कि इसे बेतहाशा दोहन, यानी हमें जो हम इसका दोहन कर रहे हैं, इसका जो उपयोग कर रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दें। आज आवश्यकता किस बात की है? आज आवश्यकता इस बात की है कि जो विश्व के तमाम देश हैं वो जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को समझे और उनमें जो आपसी भेदभाव हैं उनको भुला दे। तब तो क्या होगा कि हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहेगा, नहीं तो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि आज आवश्यकता किस बात की है, तो यहाँ से करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दे और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाए ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक यानी हमें सबको मिलकर और अपने व्यक्तिगत यानी हमें अपनी जो जैसे भारत है तो अपना व्यक्तिगत कार्य हो गया और सारे देश मिलकर काम करें इस दिशा में, तो वो सामूहिक हो गया। तो हमें व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है यदि हमें विश्व को विनाश से बचाना है। तो इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। अरण्य रोदन, अरण्य मीन्स क्या होता है? वन, जंगल। तो इसको हटाने के बजाय हमें उनके संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। हमें सचमुच ही अगर हमें आत्मरक्षा करनी है, अपने स्वयं की रक्षा करनी है, तो हमें अपनी संपूर्ण विश्व जो पृथ्वी है उसकी रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। हमें क्या करना होगा कि भूमि हमारी माता है। हम अपनी भारत भूमि को या संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व की भूमि को माता मानते हैं और हम कहते हैं कि हम पृथ्वी की संतान हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस पृथ्वी को महाविनाश से बचाना होगा और हम इस भूमि माता हम पृथ्वी की संतान हैं, इस कथन को हम चरितार्थ तभी कर सकते हैं जबकि हम विश्व को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपना जो चैप्टर है हम पृथ्वी की संतान है जो कि बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ है, इसमें हमें बहुत सी जानकारी मिली है। आप सब इसको बड़े ध्यान से दोबारा रीड करिएगा, दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि यह इसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जो कि उसमें आता है अपठित गद्यांश, उसमें बनकर आ सकते हैं। एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न एक एक नंबर के भी आ सकते हैं। निबंधात्मक जो पैराग्राफ आता है उसमें भी आ सकता है, उसमें से छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से यह पाठ है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप दोबारा रीड कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। पूछना है किसी को? पूछना है? नो मैम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।